ध्वनि पैदा कैसे होती है? नीतेश, तुम बताओ, ध्वनि कैसे पैदा होती है? तुम बताओ। कंपन से। जब कोई चीज कंपन करती है यानी हिलती है, समझ गए, तब आवाज पैदा होती है। आवाज को ध्वनि कहते हैं, अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। जब कहीं भी कंपन पैदा होंगे तो आवाज पैदा होगी। लेकिन हम इंसान जो हैं हर कंपन सुनने की क्षमता नहीं रखते। यदि 1 सेकेंड में 20 कंपन से कम है तो हम नहीं सुन सकते, और 1 सेकेंड में 20,000 से ज़्यादा कंपन है तो भी हम नहीं सुन सकते। हम 20 से लेके 20,000 कंपन प्रति सेकेंड वाले ही सुन सकते हैं। ये क्लियर है? तो अब आते हैं हम दोलन गति और आवर्त गति पे। बैठ जाओ तुम। मान के चलो, वहीं से फिर शुरू करते हैं। ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, ये लटकी हुई है, ठीक है, और यदि हम इसे यहाँ तक खींच के लाए, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक खींच के लाने के बाद उसे हम छोड़ देते हैं, ऐसे खींच के लाए और उसे वहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये आके यहाँ रुकेगी? नहीं रुकेगी। ये कहाँ जाएगी? ये इधर तक जाएगी, जाएगी ना? ठीक है। और इसके बाद फिर का यहाँ रुकेगी, फिर इधर जाएगी, यानी ये लगातार ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें एक गति पैदा हो गई है। तो इस गति को हम कौन सी गति कहेंगे? दोलन गति है। इसको हम आवर्त गति भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस गति का तो नाम याद हो गया, दोलन गति या आवर्त गति। अब हम बात करें कि जब हमने इसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींचा तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक हुई, ये दूरी, ये दूरी, ठीक है। तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? आयाम। तो अब जब हमें आयाम बताना हो किसी को कि आयाम क्या होता है, कोई आए पूछ ले आयाम क्या है, तो सीधे कहो कि दोलन करने वाली वस्तु अपनी बीच की स्थिति से ज्यादा जितनी दूर तक जाती है उसे हम आयाम कहते हैं। तो क्लियर हुआ इतना है? तो अब तो आयाम पता चल गया। अच्छा, एक चीज और, आयाम हो गया। मान लो एक दोलन यदि इसका हम देखें कहाँ पूरा होता है, तो पहले यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, और यहाँ से ऐसे गई, तो ये तो आधा ही हुआ। इधर से फिर ये यहाँ तक आई और यहाँ से फिर यहाँ आई, तो आधा इधर का आधा इधर का, तो पूरा हुआ। तो एक दोलन ये हुआ कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ तक आ गई, तो ये हुआ एक दोलन। तो एक दोलन करने में जितना समय लगे, दोलन करती हुई वस्तु को एक दोलन करने में जितना समय लगे उसे कहते हैं आवर्त काल। काल माने समय होता है ना, तो एक समय ही पूछ रहा है, काय को समय, एक दोलन को समय पूछ रहा हो। आवर्त काल या दूसरा इसे को नाम दिया गया है दोलन काल।
ये दोनों एक ही चीज है, आवर्त काल कह दो या दोलन काल कह दो। तो एक तो देखो आयाम हो गया, दूसरा आवर्त काल या दोलन काल हो गया। अब हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, आवृत्ति। ठीक है, अब मान के चलो कि कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी ऐसे 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 दोलन कर रही है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसने 1 सेकेंड में कितने दोलन कर ले, 1 सेकेंड में कितने दोलन कर ले, यानी कितने बार वो 1 सेकेंड में ऐसे ऐसे हो गई। जैसे एक पत्ती ले लो और वो को यहाँ पे फिक्स कर दो, बांध दो, और फिर वो को ऐसे पकड़ के ऐसे करो तो बहुत तेज ऐसे ऐसे होती है, होगी ना। तो वो 1 सेकेंड में कई दोलन कर जाएगी, क्योंकि एक कहने में जितना समय लगता है, जैसे फर्राटा पंखा जब घूमत तो 1 सेकेंड में वो बहुत चक्कर लगाए ले हैं, 30 40 50 100 तक लगाए सकत। तो आवर्त काल जो है 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। का ठीक है, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 3 हो गए आवृत्ति, क्लियर हो गया। अब फिर एक बार देख लो, सबसे पहले था हमारा क्या, आयाम। दोलन करती हुई वस्तु अपनी बीच की स्थिति से जितनी दूर जाए वो क्या है, आयाम। एक दोलन करने में लगा समय, हाँ जैसे हम मान के चलें ये है चीज, ठीक है, ये बीच की स्थिति इतना 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 और फिर इतना, एक हो गया दोलन। अब ये ऐसे हिल रही है, मान लो ऐसे हिल रही है, तो ये दोलन कर रही है। तो एक दोलन करने में जो समय लगे वो आवर्त काल, एक दोलन करने में जो समय लगा आवर्त काल। तीसरे पे आओ, आवृत्ति। अब मान के चलो कि ये है, ये ऐसे ऐसे हिल रही और ये बहुत तेज ऐसे ऐसे हिलने लगे, तो 1 सेकेंड में तो ये बहुत बार ऐसे घूम रहे। तो 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आवृत्ति का एक मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, अब ये भी समझ लो, मात्रक भी समझ लो। या तो हम इसे कह दें का कंपन प्रति सेकेंड, या कंपन प्रति सेकेंड ना कह के हम इसे कह सकते हैं हर्ट्ज। दो हैं, ये इसी चीज को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अब बात हम लोगों ने की थी ध्वनि तरंगे आवृत्ति के आधार पे कई भागों में बांट दी गई हैं, 3 भागों। पहली जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम है, पहली तो वह हो गई। ठीक है, एक जिनकी 20 से लेके 20,000 कंपन प्रति सेकेंड है, वो हो गई। और तीसरी जिनकी 20,000 से ऊपर है आवृत्ति, पराश्रव्य। तो तीनों तरंगों की यदि हम बात करें तो इधर ले लेते हैं। एक 20 हर्ट्ज से कम, इन्हें क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से कम क्या बोलते हैं, अपश्रव्य। ठीक है, नंबर 2 देख लो,
20 से 20,000 तक, इन्हें बोलते हैं श्रव्य। तीसरा है 20,000 से ज्यादा वालों को पराश्रव्य। तो 3 तरंगें हो गई हैं, आवृत्ति के आधार पे तीनों बांटी गई हैं, जिनकी 20 कंपन प्रति सेकेंड है या उससे कम है तो ये अपश्रव्य है। जिनकी 20 कंपन से लेके 20,000 कंपन तक आवृत्ति है वो श्रव्य है, और जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा है वो है पराश्रव्य। तो जो 2 नंबर वाली हैं तरंगे, श्रव्य तरंगे, यही तरंगे इंसान सुन सकता है। इन्हीं तरंगों को इंसान सुन सकता है और तरंगे वो नहीं सुन सकता। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो पराश्रव्य भी सुनते हैं, अपश्रव्य भी सुनते हैं। समझ गए? तो ये तुम्हारा हो गया। अब पूछ लिया जाए। चलो ठीक है।